थैंक यू श्रेया, थैंक यू हिना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धामी जी, आप यहाँ आए हैं इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के 10वें एडिशन पर, और हम यहाँ बात कर रहे हैं कि भारत टॉप 3 इकोनॉमीज में कैसे पहुंचेगी, और योगदान हर राज्य का है। और बहुत से लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैनी नजर रहती है कि कम से कम बीजेपी रूल्ड स्टेट्स डेवलपमेंट के माध्यम से कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि भारत टॉप 3 में पहुंचे। आपका अपना क्या एक्सपीरियंस रहा है इस मुद्दे में उनसे बातचीत का और विजन का? बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा आपने कहा कि भारत टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचेगा, और उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्य उसमें अपना योगदान कर रहे हैं। और मैं देवभूमि उत्तराखंड की बात करूं तो देवभूमि उत्तराखंड के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से 5 नवंबर 2021 को उनके मुंह से शब्द निकले थे, और वो कोई सामान्य शब्द नहीं थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उन शब्दों को हमने आत्मसात किया है, उत्तराखंड के लोगों ने आत्मसात किया है, और उसको प्रेरणा मानकर लगातार राज्य काम कर रहा है। और हमने अपनी जीएसडीपी को 5 सालों में दोगुना करने का लक्ष्य लिया है। और हम अभी इस वर्ष की जो हमारी रिपोर्ट आई है उसमें 1.3 गुना माने कि लगभग 33% अभी तक हमारी ग्रोथ चल रही है। और जो हमको 5 वर्षों में 15% की ग्रोथ से आगे बढ़ना है, हम उसके आसपास चल रहे हैं। और अभी भारत सरकार का जो नीति आयोग है, नीति आयोग के इस वर्ष की रैंकिंग में भी हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में पूरे देश में इंडेक्स में पहला स्थान, पहले पायदान पर उत्तराखंड आया है। इसी प्रकार से आज बेरोजगारी दर भी हमारे यहाँ 4.4% का रिडक्शन उसमें हुआ है। ऐसे अनेक काम आज उत्तराखंड के अंदर हो रहे हैं। जैसे कि अभी हमने पिछले वर्ष इन्वेस्टर समिट आयोजित किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने आकर हम सबको वहां पर अपना मार्गदर्शन भी दिया था, और उसके कारण से 3 करोड़ 354 करोड़ की लगभग जो है हमारा उनके साथ एमओयू हुआ है इन्वेस्टर के साथ। और हम तो ये सोचते थे कि 200-250 तक हम पहुंचेंगे, लेकिन हम 3.5 करोड़ 100 से भी ज्यादा पर पहुंचे, जो अपने आप में 3,54,000 करोड़ के एमओयू हमारे साथ हुए। और उसमें से हमारी एक बड़ी संख्या में आज हमारी ग्राउंडिंग भी चल रही है। अभी मैं यहाँ आने से पहले कुछ लोगों से बात कर रहा था कि आने वाले समय में जो एनसीआर रीजन के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, वो देहरादून हवाई सेवा से आते हैं, और आने वाले टाइम में वो हवाई सेवा का उपयोग बहुत कम करेंगे। क्योंकि अगर हम हवाई सेवा का लाभ लेते हैं या उसका उपयोग करते हैं तो हमको फिर भी दिल्ली से देहरादून जाना है तो 5 घंटे का समय कम से कम लग जाएगा। क्योंकि 2 घंटे पहले लगभग घर से यहाँ से जाना होता है, 1 घंटे का सफर हो जाएगा, आधा घंटा दोनों जगह का एयरपोर्ट का लगा लीजिए, 1 घंटा 4 घंटे हो गए, और 1 से 1.5 घंटा आप अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे तो 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। और आप रोड से जाएंगे देहरादून तो 2 से 2.5 घंटे में तो पूरी दिल्ली देहरादून में बस जाएगी। हाँ, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि जितनी संख्या आज देहरादून में है, जितनी संख्या हरिद्वार में आज है, ऋषिकेश में है, मसूरी में है या धनोल्टी में है, वो संख्या में एकदम से दुगने की वृद्धि होने वाली है। तो उसके अनुरूप भी हमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, पार्किंग बनानी है, आवास की व्यवस्था करनी है, जो हमारा यातायात है, ट्रांसपोर्ट है, उसकी व्यवस्था करनी है। तो उस सब काम को कर रहे हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि 25 सालों में देश जो है आने वाले शताब्दी जब हमारे
स्वतंत्रता की शताब्दी होगी 2047 में, हम विकसित भारत के रूप में जो है अपने हमारी पहचान होगी, तो ये 25 साल उत्तराखंड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो उत्तराखंड लगातार देश की प्रगति में जो योगदान है अपना देता रहेगा। हम वो सब काम कर रहे हैं, हमारा पर्यटन बढ़ रहा है, चार धाम ऑल वेदर रोडें हमारे यहाँ जब से बनी है। रिकॉर्ड टूरिज्म हुआ पिछले साल आपके यहाँ। देखिए 2003, 4, 5 की बात करें या 14, 15 तक की 14 तक की भी बात करें तो कुछ लाखों में लोग आते थे, और इस वर्ष 35 दिन की यात्रा कम हुई आपदा आने के कारण से, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ 46 लाख लोग चार धामों के दर्शन करने आए हैं। और अगर पूरे साल भर की बात करूं तो मैं 8 करोड़ 10 करोड़ ये आंकड़ा जाता है जो टूरिस्ट पूरे देश भर के आते हैं, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे हमारी चार धाम यात्रा हो, चाहे पूर्णागिरी की यात्रा हो, हमारे अन्य देवी स्थल, धार्मिक स्थल, अनेक प्रकार के लगने वाले मेले महोत्सव, टूरिस्ट अलग अलग राज्यों से जो आते हैं, तो एक बड़ी संख्या है। अभी हाल ही में बाईपोल्स हुए थे केदारनाथ में, वहां आपको विजय प्राप्त हुई। अयोध्या हारने के बाद केदारनाथ जीतने का प्रेशर था आप पे? देखिए प्रेशर तो इतना नहीं था, क्योंकि हम लोगों को पहले से ही पता था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर जो सबसे बड़ा काम किया था वो काम था बाबा केदार के धाम का नव निर्माण और पुनर्निर्माण का काम, और एक भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का काम। क्योंकि 2013 की जो आपदा आई थी वो बहुत बड़ी आपदा थी, हजारों लोग काल के गाल में समा गए थे, और लोगों को लगता नहीं था कि फिर से ये इस प्रकार की केदारपुरी का विकास हो जाएगा, इस प्रकार से बाबा के यहाँ दर्शन करने लोग आ जाएंगे, जो कुछ हजारों में वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या हो गई थी। तो हमें पूरा विश्वास था, लेकिन चूंकि विपक्ष के लोग, जैसे सरकार बन रही है एनडीए की, 240 सीटें आ रही हैं बीजेपी की, अकेले बहुमत एनडीए को मिल रहा है, और 100 सीटें लाकर जो है वो खुशियां मना रहे थे। तो वैसे ही वो अयोध्या में, चूंकि अयोध्या कोई वहां पर सीट का नाम वो अयोध्या नहीं था, अयोध्या एक विधानसभा है वहां पर, और उस पूरे पर्टिकुलर क्षेत्र में देखें तो वहां भाजपा जीती है। लेकिन उन्होंने पूरे देश में प्रचारित किया कि हम अयोध्या भी जीत गए। और अयोध्या के बाद एक चुनाव हमारे यहाँ उत्तराखंड में और हुआ था, बद्रीनाथ का चुनाव। वहां वो विधानसभा में भी वहां पहले कांग्रेस पार्टी के ही एमएलए जीते थे, वो एमएलए बीच में हमारी तरफ आ गए। लेकिन वो अचानक ऐसा चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा कि हम बद्रीनाथ भी, हम अयोध्या भी जीत गए हैं, हम बद्रीनाथ भी जीत गए हैं, अयोध्या और बद्रीनाथ झांकी है, अब केदारनाथ बाकी है। तो हमने पहले ही कहा था कि आपका ये जो भ्रम है, ये जो आपके अंदर जो अहंकार है, ये बाबा केदार के धाम में आकर टूटेगा, और टूटेगा ही नहीं, बुरी तरह से टूट जाएगा। वहां टूट गया वो। एक बड़ा मुद्दा आपके राज्य में चल रहा है, वो है लैंड लॉज का। उस पर विपक्ष बहुत कुछ कह रहा है कि बाहर से लोग आ जाएंगे, उत्तराखंडियों की जमीन चली जाएगी, बहुत ऑपोजिशन हो रही है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये जरूर देश भर के जो हमारे इन्वेस्टर हैं, वहाँ पर जो होटल बनाना चाहते हैं, अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, अस्पताल बनाना चाहते हैं, स्कूल बनाना चाहते हैं, कोई यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, कोई भी अपना इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दिक्कत उनको होने वाली है जिन्होंने अभी तक का भी जो हमारा लैंड लॉ है, उस लैंड लॉ का उन्होंने पालन नहीं किया है। जैसे किसी ने स्कूल बनाने के लिए जमीन खरीदी है, और जमीन खरीदने के बाद उसको जो है टुकड़ों टुकड़ों में बांट के प्लॉटिंग कर दी, उसके गलत तरीके से 143 कर दी, गलत तरीके से कुछ और, जिस प्रयोजन के लिए भूमि ली गई है उस प्रयोजन को नहीं अपनाया है। ऐसे लोगों को दिक्कत होने वाली है, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या कोई अन्य काम करने वाले हैं, जो नियमों का पालन करने वाले हैं। उनके लिए तो हमने 30 से ज्यादा पॉलिसी बनाई है। हमने फिल्म की अलग पॉलिसी बनाई है, खेल की अलग बनाई है, हमने लॉजिस्टिक की बनाई है, इंडस्ट्री की बनाई है, ऑटोमोबाइल्स की पॉलिसी बनाई है, अनेक पॉलिसियां हमने बनाई हैं। और ऐसी ऐसी पॉलिसियां बनाई हैं कि लोग आए वहां पर, और उनसे पूछ के भी बनाया है हमने। जब इन्वेस्टर समिट किया था तो हम लोगों के बीच में गए थे,
उससे पहले हमने उन सब के सुझाव लिए आपस में कि आप बताइए कि आपके लिए उत्तराखंड में काम करने के लिए क्या अच्छा, हम क्या रूल बना सकते हैं, क्या हम नीति, क्या पॉलिसी ला सकते हैं। तो उन्होंने जो जो हमको बताया हमने वो सब किया है। और बहुत सारी पॉलिसी को हमने जो पहले से चली आ रही थी उनको थोड़ा शिथिल भी किया है, यानी सरल बनाया है। तो उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और मैं आपके इस मंच से भी कहता हूं कि आइए उत्तराखंड में, उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड में अभी हम नया काम कर रहे हैं। आजकल एक हमने काम शुरू किया है। पहले केवल जब हमारे धामों के कपाट खुलते हैं उस समय हमारी 4 धाम की यात्रा चलती है, और शीतकाल जब आता है तो कपाट बंद हो जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि पूरा उत्तराखंड बंद हो गया। देखिए, उत्तराखंड बंद नहीं होता है। शीतकाल में भगवान की पूजा चलती रहती है। जैसे मैं बताऊं कि बद्री विशाल आकर जो है हमारे जोशीमठ में उनका शीतकालीन प्रवास हो जाता है, वहां उनकी पूजा चलती है। भगवान केदार की पूजा जो है ओंकारेश्वर में ऊखीमठ में चलती है। गंगोत्री धाम की पूजा जो है हरसिल में होती है। यमुनोत्री की हमारी खरसाली में होती है। तो इन स्थानों पर आज जो पूजा में आएंगे, दर्शन करेंगे। और सबसे अच्छा है, इस बार तो थोड़ा भगवान की कृपा है कि अभी तक यहाँ पर बहुत धुंध नहीं लगी, बादल नहीं लगे, कोहरा नहीं लगा। लेकिन जब यहाँ कोहरा लग जाएगा, आसमान नहीं दिखाई देगा, दिन में भी गाड़ी में चलने में टॉर्च जैसी गाड़ी की लाइट चलानी पड़ेगी, उस समय आपको बिल्कुल भगवान सूर्यदेव प्रत्यक्ष रूप से वहां दर्शन दे रहे होंगे हमारे यहाँ। और हमारे पर्वत जो बर्फ से ढके हुए हैं, बिल्कुल आपको शानदार एक अलग प्रकार का जो है अनुभव देंगे। और वहां आएंगे, अध्यात्म भी आपको मिलेगा, शांति मिलेगी। और आप पूरी ऊर्जा लेकर यहाँ से अगर 4 दिन का, 5 दिन का टूर बना के आएंगे, 1 हफ्ते का, तो 1 हफ्ते में आप पूरे साल भर की एनर्जी लेकर वापस लौट के आएंगे। बहुत सही कहा आपने धामी जी। आपके जैसा मार्केटिंग अपने राज्य का कोई नहीं कर सकता। और वाकई उत्तराखंड देवभूमि भी है और बहुत सुंदर जगह भी है, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन जिस तरह से आपने अपने राज्य को पेश किया, शायद कहीं ना कहीं आज के दौर में इसकी जरूरत है कि हर राज्य अपने आप को एक डेस्टिनेशन, ना सिर्फ टूरिज्म के लिए पर इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए भी अपने आप को मार्केट करे। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का इसमें रवैया रहता है ऑपोजिशन का, जो अपोज करते हैं। आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो वो उसमें मीन मेक निकालते हैं। आप इनविटेशन देते हैं। ये विपक्ष के साथ समन्वय कब बनेगा? देखिए, मैं बताऊं कि जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं। देखिए, विपक्ष के लोगों को हमेशा सम्मान हम लोग देते हैं, लेकिन विपक्ष क्या है कि हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है, हमेशा वोट बैंक की राजनीति करता रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि इतने सालों से पूरे देश के लोग सोचते थे, दुनिया के राम भक्त सोचते थे कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, जहां भगवान राम पैदा हुए। और भगवान राम का मंदिर बने, इसके लिए सब प्रयास कर रहे थे। और हमारी प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लोग कोर्ट में हलफनामा दे रहे थे कि भगवान राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, नहीं बनना चाहिए। अंततः राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रधानमंत्री जी उसके भूमि पूजन के, उसके पूजन पर जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने सबको आमंत्रित किया, सरकार ने सबको आमंत्रित किया। लोग जगह जगह गए, साधु संत आए, सारे देश के लोग आए। लेकिन ये विपक्ष के लोग उस कार्यक्रम में भी सम्मिलित नहीं हुए। आखिर वो क्यों नहीं हुए? वो इसलिए नहीं कि भगवान राम पर आस्था वो भी रखते हैं, घर में वो भी पूजा करते हैं, लेकिन डर के मारे नहीं आए कि अगर हम भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाएंगे तो एक विशेष प्रकार का वोट बैंक हमसे दूर चला जाएगा। ये इनका तुष्टीकरण का काम है। इसी प्रकार से वो जहां भी आएंगे उनको लगेगा कि किसी काम में, सरकार के काम में हम सहयोगी हो रहे हैं, तो हमारा वोट बैंक हमसे छिटक जाएगा। वो केवल विरोध के लिए विरोध की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन उनका आरोप आप पर है कि अगर आप उन्हें तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं तो वो कहते हैं आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। आप यूसीसी ले आते हैं, उत्तराखंड जैसा राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ गया। आप भी तो एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं। देखिए नाविका जी,
एक तो मैं यूसीसी की बात आपने करी है, यूसीसी किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, न तो वो हमारे देश के अंदर रहने वाले मुस्लिमों के खिलाफ है, ना वो हमारे ईसाइयों के खिलाफ है, न किसी और धर्म के खिलाफ है। यूसीसी का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से किया गया है कि देश के अंदर इसको लागू होना चाहिए। उस समय जब संविधान भारत का बन रहा था, उस समय सब में एक मत न हो पाने के कारण से वो उस समय उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई, वो प्रावधान नहीं हो पाया, लेकिन उसमें प्रावधान किया गया था। और हमने जो उत्तराखंड में यूसीसी का विधेयक बनाया है, उसके पीछे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता, हम 2022 में उत्तराखंड के आम चुनाव में गए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में, और हमने वहां संकल्प रखा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो हम यूसीसी के लिए कानून लाएंगे। और उत्तराखंड की जनता ने हमको जो है अपना मैंडेट दिया। मैंडेट देने के बाद हमने जो अपना वायदा किया था, हमने जो संकल्प जनता के सामने रखा था, वो संकल्प हमने पूरा किया। और वो भूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और उत्तराखंड के हर परिवार से, कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, कोई किसी अन्य सीमा पर काम कर रहा है, हर परिवार से कोई न कोई जरूर देश की सेवा कर रहा है। इसके साथ साथ देखिए, चारों धाम है वहां पर, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। इसलिए इस प्रदेश के अंदर रहने वाले, देवभूमि में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, कोई किसी जाति का हो, पंथ का हो, समुदाय का हो, किसी वर्ग का हो, सबके लिए एक समान कानून लाएंगे। और लोग कहते हैं कि इनके खिलाफ लिया है, इनके खिलाफ, ये तो देखिए आधी आबादी का, जिसमें आप भी सम्मिलित हैं, आधी आबादी का पूरा कानून है। महिला सशक्तिकरण का भी है, सुरक्षा का भी है। ये न मुस्लिमों के खिलाफ है, न ईसाइयों के खिलाफ है, न किसी अन्य धर्म के लेकिन खिलाफ। फिर भी इम्प्लीमेंटेशन में देर तो हो रही है। नहीं, देर इसलिए हुई है कि उसको हमको जो है ठीक प्रकार से हम लागू करना चाहते हैं। कोई भी उसमें तो जो हम तमाम उसमें प्रावधान कर रहे हैं, जिससे बहुत चीजें लोगों के घर में बैठ के ही जो है अब जो है उनको सुविधा मिलने वाली है। और उसके लिए हजारों लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। टाइम फ्रेम बहुत जल्दी करने वाले हैं, 2025 के पहले। हाँ, निश्चित 2025 में कर देंगे। सवाल एक और भी है, और इस पर कभी आप लैंड जिहाद की बात करते हैं, कभी लव जिहाद की बात करते हैं, कभी थूक जिहाद की बात करते हैं। ये भी तो ध्रुवीकरण का एक तरीका है, आप पर आप आरोप है। देखिए, आरोप लगाने वाले तो उनका काम है कि आरोप लगाएंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड देवभूमि है। आपके पास भी कभी कोई आता होगा कि मैं उत्तराखंड से आया हूं, आप पूछती होंगी कहाँ के हो, कि मैं देवभूमि उत्तराखंड का हूं, या मैं उत्तराखंड के इस जिले का हूं, मैं उत्तरकाशी का रहने वाला हूं, मैं यहाँ चमोली का रहने वाला हूं, या मैं बागेश्वर का, पिथौरागढ़ का। आपको कोई बताएगा तो आपके मन में एक उसको देखने की एक दृष्टि बदल जाएगी आपकी। आपको लगेगा कि ये तो देवभूमि का आदमी है, शुद्ध होगा, अच्छा होगा, ईमानदार होगा, सच्चा होगा। और इसी प्रकार से देवभूमि का भी एक मूल स्वरूप है कि मतलब अगर हम दुनिया के किसी देश में जाते हैं, जैसे मैं अरब वहां गया था, दुबई में, अबू धाबी में, वहां के उन शेख से मिला, तो उनको जब मैंने बताया कि मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूं, तो वो भी अच्छे से देखने लगे, ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे। तो एक इस प्रकार की सोच दुनिया के लोगों की है, तो वो सोच बनी रहनी चाहिए। देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। अब हमारे उत्तराखंड में 5000 एकड़ से ज्यादा जमीन केवल और केवल कहीं पर ऐसे चादर डाल रखी है, कहीं हरी डाल दी, कहीं नीली डाल दी, नीचे खोदा गया, उसको हटाया गया, कुछ नहीं मिला। और जमीन किसकी है? फॉरेस्ट की जमीन है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है, इरिगेशन की डिपार्टमेंट की जमीन है, सरकारी जमीनें हैं। वो सरकारी जमीनों पर ऐसे कब्जे थे, हमने उसको सब हटा दिया। तो आप बताइए, ये कोई योजना नहीं है, कोई एक सुनियोजित प्रकार का जमीनों को कब्जाने का काम नहीं है, तो क्या है ये? और ये जो कब्जा है, इस कब्जे को
मैं समेत अगर आप किसी से भी पूछेंगे, किसी से भी कहेंगे कि भाई ये कब्जा कर रखा है, ये अतिक्रमण कर रखा है, क्या ये हटाना गलत है, क्या इसको हटाया नहीं जाना चाहिए, क्या ये ठीक काम किया है, तो हर एक आदमी कहेगा कि भाई इसको हटाना चाहिए। हमने उसको कानूनी रूप से हटाया है तो लोग उसको कहते हैं कि जो है कि ये किसी को टारगेट कर रहे हैं। अब बीच में आपने देखा होगा लोग इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, मैं अभी आपको आंकड़े बता रहा था कि 8 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग उत्तराखंड में आते हैं, श्रद्धा से आते हैं। कोई माँ गंगा का पूजन करता है, कोई भगवान बद्री विशाल का करता है, कोई केदारनाथ जी जाता है, कोई गंगोत्री जाता है, यमुनोत्री जाता है, कोई जागेश्वर धाम जाता है, कोई बाबा नीम करोली जाता है, कोई जो है आदि कैलाश जाता है। दूर सीमांत क्षेत्र, बिल्कुल तिब्बत बॉर्डर के पास, जहां जाने के लिए दुर्गम रास्ते हैं, उसके बावजूद भी हजारों हजार की संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। एक श्रद्धा से, आस्था से लोग वहां पहुंचते हैं। अब उनके खाने में कोई थूक कर दे, थूक मिला दे, खाने का सामान गंदा कर दे, उसमें कुछ और डाल दे, मिलावट कर दे और उसका वीडियो वायरल हो जाए, तो आप उसको क्या कहेंगी? किसी योजना के तहत किया जा रहा है? हमने कहा भाई देवभूमि में इस प्रकार का कोई भी काम नहीं चलेगा और इसके लिए भी हमने सख्ती करी। हमने कहा कि जो जमीनें कब्जाने वाला अतिक्रमण है इसको भी हम हटाएंगे। वैसे तो देवभूमि उत्तराखंड में आपस में झगड़ा करना, पर आपके पास प्रूफ है कि ऐसा लोगों ने किया कि एक वीडियो वायरल हो गया तो आपने उसे थूक जिहाद कह दिया? जी, जैसे ही वीडियो आया वैसे ही हमारे मसूरी का वीडियो था, वो बताया गया मसूरी का वीडियो था। मसूरी का वीडियो आने के बाद हमने उस पर कार्रवाई करी। और जो जमीनों का मैं बता रहा हूँ, जमीनें तो आप देखिए तो वहां जगह जगह पर जब हमने जमीनें हटाई हो, अतिक्रमण मुक्त किया, तो नीचे देखा तो कोई अवशेष नहीं था किसी प्रकार का। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं हुई। तो ये एक प्रायोजिक ढंग से, क्योंकि इस वक्त इस देश में एक बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वर्सेस वक्फ बोर्ड एक्ट। आप समझते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं ना कहीं इसे दोबारा देखने की जरूरत है? मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन बहुत से ऐसे पिटिशंस जा रहे हैं कोर्ट में कि लोग कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। देखिए, उसमें तो संसद में कमेटी बनी हुई है और उस पर काम चल रहा है। कल ही मुझे माननीय जगदम्बिका पाल जी उस कमेटी के वो हैं, सबके सुझाव ले रहे हैं। तो सभी जगह हो रहा है और कहीं कहीं पर तो, एक जगह पर तो पूरा गांव ही जो है वक्फ की उसमें आ गया था। कहाँ, यहाँ पर कर्नाटका में या किस जगह पर पूरा गांव आ गया, सारे सरकारी अस्पताल आ गए, स्कूल आ गए। तो ये व्यवस्था भी ठीक नहीं है। ये व्यवस्था में जहाँ गलत है उसको सुधार होना चाहिए। देश के अंदर जो एक ढर्रे पर जो गलत काम हो रहे हैं उसको सुधार की ओर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाया जा रहा है। तो ये सब भी लाया जाना चाहिए, इनकी संपत्तियां भी कहीं ना कहीं उसमें होनी चाहिए। पर एक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं लगता ये एक्शन? नहीं, अगर किसी ने गलत किया है तो सही होना चाहिए। ये ऐसा, इसको इस तरह से मत पेश करिए कि एक कम्युनिटी के खिलाफ किया जा रहा है। आप इसको देखिए कि कुछ गलत किया गया, उसको ठीक किया जा रहा है। जहां भी ऐसा हुआ है उसको ठीक होना चाहिए। धामी जी, आप सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने काफी चेंजेस किए हैं उत्तराखंड में। अब आप आयुर्वेद का कांग्रेस कर रहे हैं, योग का कांग्रेस कर रहे हैं। ये तमाम चीजों को करके क्या उत्तराखंड को देवभूमि और जो ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर, मेडिसिनल वैल्यूज ये सब हैं, इस सब का केंद्र भी बनाना चाह रहे हैं? केंद्र बनाना नहीं चाहते हैं, केंद्र वही था, उस केंद्र को पुनः वहीं पर स्थापित करना है। योग और आयुष सबसे पहले हमारे ही भूमि से निकला, हमारी ही प्रज्ञा भूमि है, हमारे यहाँ की वनस्पति है, जिससे जो है आज आयुर्वेद की जड़ी बूटियां बन रही हैं। आप आइए, देखिए, मैंने पहले ही कहा आपसे कि जो है आप आएंगी तो आपको अध्यात्म भी मिलेगा, योग भी मिलेगा, आपको बिना दवाई खाए जो है सब दवाइयां मिलेंगी हवा में। बिल्कुल, पत्रकारिता खत्म करके वहीं आऊंगी खेती बाड़ी करने के लिए। लेकिन अंत में एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। आपकी अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा क्या है? क्या आप अपनी अचीवमेंट्स को ये इस तरह देखते हैं कि आप 2 टाइम चीफ मिनिस्टर हैं? क्या आगे करना चाहते हैं? क्या रास्ता है आगे का? देखिए नाविका जी, आप तो हमेशा हम लोगों को प्रोत्साहित करती हैं, लेकिन मैं आपको एक बात मैंने जो कभी नहीं बताई वो बात मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक बहुत सामान्य परिवार में पैदा हुआ। मेरी कभी महत्वाकांक्षा नहीं थी कि मैं कभी कुछ बनूं।
हमेशा मेरे मन में हमेशा एक ही महत्वाकांक्षा थी कि मैं कुछ करूं। मैं कुछ बनने के लिए नहीं हूं, मैं कुछ करने के लिए हूं। बहुत सही आपने कहा, दिल को छूने वाला वाक्य है। कुछ बनना नहीं था, कुछ करना था। जब कुछ कोई करता है तो कुछ बन ही जाता है। पुष्कर सिंह धामी इसी का प्रतीक है। हमारे साथ आज आप आए, जुड़े और इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के प्लेटफॉर्म पर आपने जो ऊर्जा दिखाई और बताया कि देवभूमि उत्तराखंड के लोग सरल भी हैं और किस तरह से अपनी पूरी कल्चर की रक्षा करते हैं, ये देश के सामने एक प्रतीक रखा आपने। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you, Navika. Navika, may we please request you to present sir with a token of our appreciation. A round of applause, ladies and gentlemen.